मैं आज टिप-टिप बरसा पानी पर अपने कुछ मूल बिंदुओं को आपके सामने रखने जा रही हूँ। टिप-टिप बरसा पानी 14 अध्यायों में विभक्त एक लघु उपन्यास है जो अपने तत्कालीन समय की पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित अवसरवादी प्रवृत्ति एवं व्यक्ति की मनोवृत्ति एवं मनोदशा अर्थात मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति को भली भांति हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उपन्यासकार डॉक्टर अभिज्ञात जी ने प्राचीन पारंपरिक लीक से हटकर एक नवीन उपन्यास की रचना की है जहां पहले के उपन्यास में स्त्री पात्रों को पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों के अधीन रहना पड़ता था, वहीं इस उपन्यास में उन्होंने रम्या, गौरी और यामा जैसे स्त्री पात्रों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर दिखाया है। यहाँ तक कि प्राचीन पारंपरिक लीक रही है कि स्त्रियां गली मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाती, वहीं उन्होंने इस उपन्यास में देश विदेश और शहर की यात्रा करने वाली शिक्षित एवं तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता की स्त्रियों का वर्णन किया है। उपन्यास में साहित्य, साहित्यकार और उपन्यासकार का जिक्र बार बार हुआ है। उपन्यास की शुरुआत ही साहित्यिक समारोह से होती है, परंतु आधुनिक युग तक आते आते साहित्य, उपन्यासकार और कहानीकार सभी अवसरवादी हो चुके हैं। अब जैसे प्रेमचंद जैसे रचनाकार कहा करते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, वही वर्तमान समय में तथा उपन्यास में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से कथानक के लिए प्लॉट चुना जाता है, नहीं मिलने पर उसे बनाया जाता है। इस संदर्भ में जब गौरव अनिमेश से उसके प्लॉट के बारे में पूछता है तब वो कहते हैं, मेरी मजाक करने की आदत ने मुझे लेखक बना लिया। उपन्यास में वर्तमान समय एवं पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित कई मुद्दे एवं उससे उत्पन्न समस्याओं को भी दिखाया गया है। अब जिनमें से एक प्रसंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। उपन्यास में मारिया और रॉबर्ट जॉनसन के बीच मतभेद और डाइवोर्स का कारण भी इसे ही बताया गया है। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संदर्भ में अंग्रेजी में एक कहावत है कि चीटिंग इज अ चॉइस नॉट अ मिस्टेक एंड लॉयल्टी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अ चॉइस। मुख्य रूप से हमारा समाज लिविंग रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं करता, उसकी नजर में ये एक अपराध है। आज की आधुनिक युवा पीढ़ी को गलत संदेश देकर गलत कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है, परंतु उपन्यास में रम्या पूरे बोल्ड अंदाज में लिविंग की तरफदारी करती है। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं तो कुछ विरोध करते हैं। यहाँ तक कि यह प्रसंग पश्चिम बंगाल विधानसभा और संसद में भी उठाया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद हम किस प्रकार के स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं जहां व्यक्ति को अपने विचारों को रखने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रश्न में मुझे नागार्जुन की एक पंक्ति याद आती है कि कागज की आजादी मिलती ले लो दो दो वाली में। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक निजीगत पसंद होती है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समाज या लिंग से आता हो। उसे पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने विचार, अपने जीवन को अपने अनुसार जी सके। अब उपन्यास की जो शुरुआत है उसमें हम देखते हैं कि जो गौरव गरिमा का सुंदर पारिवारिक रिश्ता, गौरव रम्या का दोस्ताना रिश्ता, उससे हमें ये ज्ञात होता है कि गौरव एक आदर्श पति और एक सच्चा दोस्त है। परंतु धीरे धीरे जब कथानक आगे बढ़ता है तब हमें ये एहसास होता है कि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधा होकर कितना नीचे गिर सकता है। शुरुआत में जहां गौरव गरिमा के बारे में बखान किया करता था, उसे अपना सब कुछ मानता था, यहाँ तक कि अपनी तरक्की का श्रेय भी उसे ही देता था, वो अपने स्वार्थ और सो कॉल्ड लव में अंधा होकर गरिमा को छोड़ना चाहता है। वहीं जिस रम्या से वो प्रेम करता है उसके बारे में अफवाहें उड़ाता है, चाहे वो अनिमेश के साथ उसके रिश्ते को पत्रकार के द्वारा दुनिया के सामने लाना, चाहे विश्वविद्यालय में ये अफवाह उड़ाना कि वो लिव इन में रह रही है, या फिर शरद खंडेवाल को सिक्किम में खींची गई उसकी वीडियो और तस्वीर भेजकर ये बताना कि रम्या बच्चन है। अगर हमारे जीवन में गौरव जैसा दोस्त है तो हमें दोस्त की आवश्यकता नहीं है। अब
अब जैसे कि कहते हैं ना कि यदि हमें किसी से प्रेम है तो हम उसके बारे में बुरा कहना तो दूर की बात, बुरा सोच भी नहीं सकते। लेकिन गौरव तो दुनिया के सामने रम्या को बच्चलन कह रहा है। इसे हम प्रेम तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम तो समर्पण है, ऐसा समर्पण जिसमें व्यक्ति खुद को खाली कर दूसरे को भरता है। अब जैसे आलोच्य उपन्यास में वर्तमान मुद्दों के अलावा 78 वर्ष पूर्व भारत पाक विभाजन एवं उससे संबंधित उसकी जो त्रासदी है उसको भी दिखाया गया है। अब मातृभूमि, मातृभाषा के प्रति जो प्रेम है उसे भी व्यक्त किया गया है। अब जैसे न्यूयॉर्क में रम्या के जो ड्राइवर है उससे वार्तालाप करते हुए कहता है हम वतन। रम्या टोकते हुए कहती है आप मुझे हम वतन कह रहे हैं, आप तो पाकिस्तान से है ना। तब फिरोज कहता है मेरे अब्बू की पैदाइश अमृतसर की है, सीमा बनाकर दोनों ओर फौज खड़ी कर देने से हमारा वतन थोड़ी ही बदल जाएगा। यूं ही एक ही वतन के दो टुकड़े हैं, सगे भाई। अब जैसे उपन्यास में साहित्य, संस्कृति, संगीत और कला का जिक्र भी बार बार हुआ है। कुछ संगीतकारों के भी नाम आए हैं जैसे सुदीपा देवी और बांग्लादेश की रूना लता। अब इनके जो गीत है ना वो उपन्यास में समय समय पर प्रेम की उफान को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब ये जो उपन्यास है ये एक अंतर्द्वंद की कथा है। ये कथा उपन्यास के शुरुआत से लेकर अंत तक चलती है। हम सबके भीतर एक रम्या है जो अपने जीवन के फैसले में उलझी हुई है, जिसे यह नहीं पता कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित। वो स्वयं की अनुभूतियों को नहीं समझ पाती, यहाँ तक कि अपने दुख का निवारण बुद्ध को समझती है तथा सिक्किम जाकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भिक्षु बनना चाहती है। ये प्रसंग दर्शाता है कि रम्या किन विषम परिस्थितियों और कठिनाइयों से गुजर रही थी कि उसके मन में ये सवाल उत्पन्न होता है। हमारे समाज ने एक सीमा रेखा खींच दी है, खासकर स्त्रियों के लिए। एक सीमा रेखा रामायण में लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए खींचा था, परंतु वर्तमान समय में यह सीमा रेखा किसी स्त्री की रक्षा के लिए नहीं बल्कि उसे बांधने के लिए खींचा गया है। जब कोई स्त्री स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है तथा समाज की यह सोच मनुष्य पर इतनी हावी होती जा रही है कि उपन्यास की पात्र रम्या अपनी वर्जिनिटी खोने पर खुद को बुरी औरत कहती है। तथा गौरव जब रम्या को प्रेम प्रस्ताव देता है तब उसका यह कहना कि मेरे लिए प्रेम बस साहित्य और कला की चीज नहीं है और तय किया है कि एक ऐसी जिंदगी जीऊंगी जिसमें मेरा पति और मेरे बच्चे मेरे प्रेम के अधिकारी होंगे और माँ बाप, अन्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं। यह सोच रम्या की नहीं बल्कि समाज द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई सोच है। अब यदि हम अनिमेष के संदर्भ में बात करेंगे तो यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि अनिमेष ने जानबूझकर गौरव को रम्या का प्रेम प्रस्ताव रखने को कहता है, क्योंकि वो एक उपन्यासकार है। जिस प्रकार वो अपनी रचनाओं में प्लॉट रचता है ठीक उसी प्रकार वो अपने जीवन में भी प्लॉट रचता है और रम्या को अपने जाल में फंसा लेता है। तभी तो उपन्यास का जो अंतिम अध्याय का शीर्षक है कि लौट के आना है, यही तुमको ये बताता है कि अनिमेष को यह अंदेशा था कि उसके ऐसा करने से रम्या उसके पास स्वयं चली आएगी। अब भावनात्मक रूप से रम्या ने तो अनिमेष की सारी गलतियों और खामियों को स्वीकार करते हुए दिल और दिमाग अर्थात अनिमेष और शरद में से अनिमेष को अपना जीवन साथी चुना और यही उपन्यास का अंत होता है। लेकिन अनिमेष के पूरे जीवन को देखकर यह आशंका लगाई जा सकती है कि या तो रम्या एक सुखद जीवन जिएगी या फिर वो दूसरी यामा बन जाएगी। रम्या जब तक भावनात्मक स्त्री रहेगी तब तक वो एक खुशी से अनिमेष के साथ रहेगी। जिस दिन वो तर्क और अपनी बुद्धि कौशलता का प्रयोग करेगी शायद तब वो दूसरी यामा बन जाएगी। अब जैसे उपन्यास